This call is अच्छा now being recorded. बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखी थी। हमने सारी हाइब्रिडाइजेशन देख ली थी, SP3, SP2, SP1 वगैरह। ठीक है भाई। और हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स भी बनाई थी इसकी। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ख़त्म हो गया था भाई। ठीक है। अब हम बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है बड़ा ही मेन टॉपिक है बच्चों। ये हमारे पास चैप्टर के हवाले से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टॉपिक है बच्चों आज हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है भाई। अगर आप नाम से देखें तो इसके अंदर आपको इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जो ये फोर्सेस की आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, फोर्सेस का नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन ये जो फोर्सेस होंगी ये हमें नाम से ही पता चल रहा है भाई कि ये किसके बीच में होंगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी। तो सबसे पहली बात हमारे पास जो डिस्कस करने की है वो ये है कि भाई मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है। ठीक है भाई। सबसे पहली बात हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज, मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है। अब जैसे कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है, व्हेन टू और मोर एटम्स, व्हेन टू और मोर एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। बच्चों याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग में बनते हैं। ठीक है भाई। तो इसका मतलब याद रखना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपाउंड्स में होंगी, कोवेलेंट कंपाउंड्स में होंगी। उसके अंदर भी एक क्लासिफिकेशन है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। व्हेन टू और मोर एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है भाई। अच्छा, मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है भाई। याद रखना कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूजन करता है कि सर आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है। तो आयोनिक कंपाउंड में बच्चों मॉलिक्यूल नहीं बनता। मॉलिक्यूल कब बनता है, सिर्फ और सिर्फ जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है भाई। तो ये एक बात हमारे पास हो गई। और याद रखना बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो होंगी ना, वो सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में होंगी। ठीक है भाई। सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हमारे पास कब होते थे, मतलब जो आईएमएफ हमारे पास होगी वो सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगी। सिंपल मॉलिक्यूलर जैसे हमारे पास हो गई वाटर, HCl, अमोनिया, मतलब जिसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते थे उनको हम सिंपल बोलते थे। और बाकी इसके अलावा हमारे पास क्या होते थे, जाइंट होते थे ना, जिसके हमारे पास एग्जांपल होती थी सिलिका और ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या होती थी, एग्जांपल होती थी। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ भाई। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ने ये देखा कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स में होगी। वो भी सिंपल में, जाइंट्स में नहीं होती। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बच्चा कहते हैं सर क्या ग्रेफाइट में नहीं होगी। मैंने कहा भाई ग्रेफाइट में होती है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन होगी। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ रही है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है भाई। अब फोर्स, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रही है, अ फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें नाम से पता चल रहा है भाई, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। बच्चों ये भी हमारा क्या है भाई, HCl है। अब देखो HCl का एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फोर्स मैंने बनाई है ना, इसको हम कहते हैं IMF। ठीक है भाई। इसको क्या कहते हैं हम लोग, IMF कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ भाई। अब बच्चों हमारे पास कंपाउंड जो होता है, एक तो कोवलेंट होगा। कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन होती है, या तो वो कोवलेंट होगा या तो वो आयोनिक होगा।
आयोनिक के अंदर सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि आयोनिक के अंदर तो आईएमएफ होती ही नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होती नहीं है। इसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, आयोनिक के अंदर हमारे पास आईएमएफ नहीं होती। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो तुम्हारे पास दो किस्म के हैं। एक तो तुम्हारे पास होते हैं जॉइंट, और दूसरा तुम्हारे पास होते हैं सिंपल। तो याद रखो, जॉइंट के अंदर भी नो आईएमएफ, और उसके आगे कॉमा डाल के एक चीज लिख लो, ग्रेफाइट इज ए एक्सेप्शन। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। जायंट के अंदर नहीं होती बच्चों, जितने भी हम लोगों ने जायंट पढ़े हैं, सिलिका, डायमंड, ग्रेफाइट, तो उसके अंदर हमारे पास आईएमएफ नहीं होती, सिर्फ मतलब ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, बाकी सिलिका में और डायमंड में नहीं होती। ठीक है भाई, आईएमएफ। और सिंपल जितने भी होते हैं हमारे पास, सिंपल जैसे कि तुम देख लो वाटर, PCl5, तो इनमें क्या होती है? आईएमएफ इज प्रेजेंट। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, अब मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले कि एक बात याद रखो बच्चों, हमारे पास आईएमएफ जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, आईएमएफ जो है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये हमारे पास तीन जो है हमारे पास सिलेबस में है, जिसमें से दो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तीन है हमारे पास। एक को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, आईडीआईडी के नाम से भी बोलते हो आप इसको, इसको आप लंदन फोर्स भी बोलते हो। और दूसरी हमारे पास है परमानेंट डायपोल फोर्स, और थर्ड हमारे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम अलग से क्लासिफाई करते हैं। अच्छा भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लोग ना एक और नाम भी देते हैं, वेंडर वॉल फोर्स। ठीक है भाई बच्चों, वेंडर वॉल कौन था? वेंडर वॉल हमारे पास एक साइंटिस्ट था, तो उसके नाम पे रखी गई है। ठीक है, तो ये क्या है भाई हमारे पास? वेंडर वॉल फोर्स। अब ये देखो, हमारे पास सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे ना, वो ये होगी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। बच्चों इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म अगर मैं यूज करूं, आईडी बोलता हूं इसको मैं। क्या बोलता हूं इसको? आईडी। और इसका एक और नाम क्या है? लंदन फोर्स। ठीक है भाई, एक और नाम बच्चों इसका क्या है? लंदन फोर्स। और दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी है? परमानेंट डायपोल फोर्स। ठीक है भाई, दूसरी हमारे पास जो आईएमएफ है उसका नाम है परमानेंट डायपोल फोर्स। अब हम लोग बच्चों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस फोर्स को, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, आईडी बोलो उसको या लंदन फोर्स बोलो। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा बच्चों, लंदन फोर्स बोलूंगा इसको मैं। ठीक है, वो बड़ा वाला नाम लेने में थोड़ा सा मसला होगा बार बार बोलने में, तो मैं लंदन फोर्स अगर बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आईडी फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई लंदन फोर्स। ठीक है भाई, अब हमारे पास बच्चों याद रखना कि जो लंदन फोर्स होगी तो उसमें होगा क्या कि वो किसके बीच में प्रेजेंट होगी। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बच्चों हमारे पास कंपाउंड्स दो किस्म के होते हैं भाई, कोवेलेंट, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर। तो याद रखो कि जो लंदन फोर्स है, आईडी फोर्स है, वो हमारे पास पोलर में भी होती है और वो हमारे पास
नॉन पोलर में भी होती है। ठीक है भाई, तो इसमें मैंने क्या लिख दिया कि लंडन फोर्स is present in all types of molecule that are polar as well as non-polar। ठीक है भाई, हमारे पास वो पोलर मॉलिक्यूल में भी होगा और वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, सर ये लंडन फोर्स होती क्या है, ये प्रोड्यूस क्यों होती है भाई, बच्चा सवाल करता है। तो मैंने बताया भाई, दिस फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ये जो फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होती है। ठीक है भाई, सर क्यों डेवलप होती है बच्चों, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होती है। जहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पर तुम्हारे पास कौन सी फोर्स होगी, लंडन फोर्स होगी। ठीक है भाई, इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट क्या है भाई हमारे पास के more the number of electrons in a molecule stronger will be the London force। ठीक है भाई, याद रखो बच्चों, जहां पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर तुम्हारे पास लंडन फोर्स भी स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो लंडन फोर्स है वो बन किस लिए रही है, वन किस वजह से रही है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है भाई, तो जहां पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर तुम्हारे पास जो लंडन फोर्स है वो भी क्या होगी भाई, आपके पास स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है भाई, चलो अब मैं आगे चलता हूँ। बच्चों हमें कुछ ट्रेंड्स देखने, कुछ ट्रेंड्स हैं जैसे कि हमारे पास हम लोग हेलोजेंस देख लेते हैं। बच्चों आपको पता है भाई, हेलोजेंस हमारे पास ग्रुप 17 या ग्रुप 7 होता है। तो इधर देखो, ये आ गया हमारे पास फ्लोरीन, जो कि गैस होती है बच्चों, और दूसरी चीज हमारे पास क्लोरीन, जो कि गैस है। इसके साथ साथ आयोडीन, सॉरी ब्रोमीन। इसके बाद हमारे पास बच्चों ब्रोमीन आता है जो कि लिक्विड होता है, और देन हमारे पास आता है आयोडीन जो कि सॉलिड होता है। अब इधर तुम लोग एक चीज नोटिस करते हो बच्चों, ये हम लोग ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा होता है कि हमारे पास डाउन द ग्रुप में आता हूँ ना, तो हम लोग ने देखा होता है कि हेलोजन की ना स्टेट चेंज हो रही होती है भाई। हेलोजन की क्या चेंज हो रही होती है, स्टेट चेंज हो रही होती है। मतलब हम लोग गैस से सॉलिड में आ रहे होते हैं। बच्चे को हम लोग ये तो बता देते हैं, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीजें हम बताते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप तुम्हारे पास हेलोजन में क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद उसका जो रीजन है ना, वो अब तुम लोगों को पता चलने वाला है। ये देखो कि स्टेट चेंज हो क्यों रही होती है। अब इधर देखो कि जैसे कि तुम्हारे पास फ्लोरीन है, ये एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। बच्चों कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में क्या होगा भाई, आईएमएफ होगी। ये देखो, ये मैंने आईएमएफ बनाई है पिंक कलर से जो बनाई है, ये आईएमएफ है। ठीक है, सेम गोज फॉर क्लोरीन, और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और इनके बीच में क्या होगी बच्चों, आईएमएफ होगी। ये मेरे पास ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी भाई, आईएमएफ होगी। ये आयोडीन का मॉलिक्यूल, और ये आयोडीन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी भाई, आईएमएफ होगी। अब बच्चों फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक फ्लोरीन के पास होते हैं बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स टोटल मेरे पास कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो क्लोरीन के पास मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन के पास 17 होते हैं। तो 17 एंड 17, 17 प्लस 17 मेरे पास कितना होगा भाई, 34 इलेक्ट्रॉन्स। और इधर भी 17, इधर भी 17, इधर देखो 34 इलेक्ट्रॉन्स।
मजीद मैं नीचे आता हूँ तो ब्रोमीन में मेरे पास एक ब्रोमीन में होते हैं बच्चों 35 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए भाई 70 इलेक्ट्रॉन्स। और इधर भी मेरे पास क्या होंगे 35 एंड 35, जो कि इधर हो जाएंगे 70। और आयोडीन में मेरे पास एक आयोडीन में होते हैं भाई 53 53 53 एंड 53, जो कि आपका बन रहा है 106 106। अब इधर गौर से देखो कि तुम्हारे पास, मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पर जो है लंदन फोर्स है, ठीक है। लंदन फोर्स बनती किस वजह से है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। तो देखो सब में इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, लेकिन उसके साथ साथ मैंने तुम लोगों को एक और बात बताई थी। वो बात क्या थी कि भाई लंदन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होती रहेगी ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर तुम्हारे पास लंदन फोर्स भी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। ये एक बात हुई थी हमारी। तो अब इधर देखो नीचे हम आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, 18 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब नीचे आते हैं तो क्लोरीन में कितना, 34 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। और इससे नीचे में आता हूँ तो देखो ब्रोमीन है। अब देखो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो क्या डाउन द ग्रुप तुम्हारे पास आईएमएफ बढ़ रही होगी भाई, बिल्कुल बढ़ रही होगी, ठीक है भाई। तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप आईएमएफ स्ट्रॉन्गर हो रही होगी। कौन सी, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स तुम्हारे पास क्या हो रही होगी, स्ट्रॉन्गर हो रही होगी। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से तुम ये देख सकते हो कि भाई फ्लोरीन में वीकर थी, फ्लोरीन में जो तुम्हारे पास थी वो वीकर थी। उससे नीचे अगर मैं आऊँ क्लोरीन में तो वो बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और अगर मैं उससे मजीद नीचे आऊँ तो तुम एक चीज देख सकते हो कि ब्रोमीन में तुम्हारे पास मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई है तुम्हारी लंदन फोर्स, जिसकी वजह से तुम्हारे पास ब्रोमीन का जो स्टेट है वो क्या चेंज हो गई है भाई, लिक्विड में हो गई है। ऊपर वाले दोनों क्या थे, गैशियस स्टेट में थे। नीचे अगर तुम ब्रोमीन में आते हो तो तुम्हारे पास ब्रोमीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास वहां पर इलेक्ट्रॉन्स इतने बढ़ गए हैं जिसकी वजह से वहां पर लंदन फोर्स मजीद बढ़ गई है, जिसने ब्रोमीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। और अगर मैं उससे नीचे आ जाऊँ तो तुम देखो कि हमारे पास आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है तो उसके पास 106 इलेक्ट्रॉन्स है, और दो मॉलिक्यूल्स के पास मतलब तुम्हारे कितने बन गए, 212 बन गए। तो मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जो लंदन फोर्स है आईएमएफ जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारे पास आयोडीन की स्टेट क्या हो जाती है भाई, सॉलिड हो जाती है। तो देखो मेरे पास आईएमएफ बढ़ रही थी, स्ट्रॉन्गर हो रही थी, तो मेरे पास स्टेट चेंज भी आया। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास आईएमएफ तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंट्रोल करती हैं भाई कंपाउंड की, ठीक है। तो इसमें एक नोट लिख लो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। जैसे कि बच्चों अब देखो कि जैसे कि मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, इसके साथ साथ आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और इसके साथ साथ आपके पास हो गई डेंसिटी और विस्कोसिटी वगैरह। तो ये तुम्हारे पास कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं भाई, ये तुम्हारे पास कंट्रोल करती हैं आईएमएफ। अब देखो ना कि तुम्हारे पास अगर मैं बात करूं फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो ये दोनों क्या है भाई, गैशियस स्टेट में होती हैं, तो इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इतना हाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा नहीं है, तो लंदन फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं आ जाता हूँ बात करता हूँ ब्रोमीन की, तो तुम देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो आईएमएफ है, लंदन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना जब भी। तो देखो उसने क्या करा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी, लिक्विड लिक्विड हो गया। और इसके साथ साथ लिक्विड का तुम्हें पता है गैशियस स्टेट से ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, और जैसे कि सॉलिड आ गया मेरे पास आयोडीन। सॉलिड क्यों हुआ था, लंदन फोर्सेस ज़्यादा हो गई थी, मतलब स्ट्रॉन्गर हो गई थी, और वो सॉलिड हो गया था, जिसकी वजह से सॉलिड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई हो जाता है। तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड भी कंट्रोल करती हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब मजीद में आगे चलता हूँ। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे सवाल क्या करता है, ठीक है भाई, उस सवाल के रिलेटेड हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन, एग्जामिनर आपसे ये सवाल करता है भाई, एक्सप्लेन दी ट्रेंड ऑफ melting point and boiling point in halogens.
हेलोजेंस का मतलब है ग्रुप 7। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है, ये बताना। यस सर। अच्छा बस सही है। अब इधर देखो कि हमारे पास भाई यहाँ पर सवाल क्या है, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है। अच्छा पता है ये हम लोगों को किससे रिलेटेड बताना है बच्चों, ये हमें बताना है आईएमएफ से रिलेटेड। ठीक है भाई, जो हम लोग ट्रेंड बताएंगे ना, अभी जो ट्रेंड डिस्कस करेंगे हम लोग आईएमएफ से रिलेट करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप मेरे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? हाँ भाई, क्या कहते हैं सब कि सर डिक्रीज। डिक्रीज? सर इंक्रीज। हाँ इंक्रीज। इंक्रीज। अच्छा चलो, इसका रीजन तो बताओ कोई। Because the London force is increasing. हाँ वेरी गुड। ठीक है भाई, तो हम लोग इसमें आंसर लिख देते हैं बच्चों। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आपने यूज करना। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, तुम्हारे पास देखो ना भाई, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं ना, तो जिसकी वजह से तुम्हारे पास क्या होगा एज अ रिजल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स, या हाँ लंदन फोर्स लिख लो, चलो वो पूरा नाम लिखना, इतना बड़ा है नाम वो, ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है भाई, तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जब स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा भाई। ठीक है, चलो अब मैं मजीद आगे चलता हूँ भाई। अब मैं चलता हूँ नोबल गैसेस की तरफ। जी आयान, कुछ कह रहे हो? Sir, in the exam, if we write London force, would the examiner give us the mark? यस ऑब्वियसली भाई, दूसरा नाम मार्क है तुम्हारे सिलेबस में, इसका नाम लिखा हुआ है कि आप लोग इंड्यूस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल को आप लंदन फोर्स भी बोल सकते हो, तो वो मार्क देगा आपको। ठीक है, अच्छा Okay. वाला जो नाम है वो बड़ा है, जब भी मैं यूज नहीं कर रहा, बार बार लिखने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है, जब भी तो हम लोग उसको, मैं वैसे भी शॉर्ट फॉर्म में लंदन फोर्स बोल रहा हूँ उसको। अब ये देखो भाई, नोबल गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एंड अगर मैं बात करूं जेनॉन की। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। आर्गन के पास 18 हो गए, एंड क्रिप्टॉन के पास 36, एंड जेनॉन के पास हो गए हैं 54। चलो अब मैंने पढ़ना है ट्रेंड बच्चों डाउन द ग्रुप। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा भाई डाउन द ग्रुप? हाँ भाई, यहाँ पर भी क्या ट्रेंड होगा ये बताओ। The melting and boiling point will increase as the London force is increasing. हाँ वेरी गुड, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देना है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। भाई हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट लंदन फोर्स
becomes stronger, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है भाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। चलो भाई अब मैं आगे चलता हूँ। बच्चों मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे आ गया हूँ, ठीक है। आई होप कोई भी नहीं भूला होगा ऑर्गेनिक। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों कि हमारे पास मीथेन जो होती है गैस होती है, और जो हमारे पास पेंटेन होता है ना बच्चों, वो पहला लिक्विड होता है, ठीक है। सीरीज के अंदर हमारे पास जो पेंटेन है वो पहला लिक्विड होता है, आपको पता है। अच्छा भाई, अब हमें इसका भी ट्रेंड बताना है। अब अगर मैं देखूं कि मीथेन के अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, तो मीथेन के अंदर अगर मैं देखूं तो कार्बन में होते हैं 6 और हाइड्रोजन में 1 होते हैं। टोटल हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 4। तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। और अगर मैं चलता हूँ इथेन की तरफ, तो इथेन में हमारे पास कितने हैं भाई, 2 कार्बन है तो 12 हो गए। 12 + 6 हमारे पास कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें कितने हो जाएंगे भाई, क्या नाम है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन हमारे पास कितना हो गया, 18। 18 + 8 कितना हो गया हमारा, 18 + 8 हो गया बच्चों आपका 26 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। और 26 के बाद आपके पास, अच्छा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इंक्रीज आ रहा है ना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज आ रहा है सब में। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मजीद बढ़ा दो, 34 इलेक्ट्रॉन्स। और 34 में 8 कितना हो गया आपका, 42, ठीक है भाई। तो अब देखो बच्चों तुम्हारे पास डाउन द ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहले तो हमारे पास गैस था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे पास क्या होती रहेंगी भाई, डाउन द ग्रुप तुम्हारे पास नीचे लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती रहेंगी। और देखो तुम्हारे पास एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर लिक्विड बन गया है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए तुम्हारे पास कि उनके बीच में लंडन फोर्स मजीद स्ट्रांग हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारे पास पेंटेन का जो स्टेट हो गई वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऊपर वाले चारों गैशियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। ब्यूटेन तक गैशियस स्टेट में होते हैं, पेंटेन में आके वो लिक्विड हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे भी सवाल से पूछ सकता है कि बताओ भाई पेंटेन आके लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो जाता है हम लोग। तो आप उसमें क्या लिखोगे भाई, डाउन दी सीरीज या डाउन दी ग्रुप, डाउन दी सीरीज दी फिजिकल प्रॉपर्टी changes from gas to liquid as the number of electron increases, ठीक है भाई, number of electron increases, so the London forces become stronger, ठीक है। ये एक बात हो गई कि डाउन द ग्रुप तुम्हारे पास स्टेट चेंज हो रही है। और दूसरी बात, डाउन द ग्रुप तुम्हारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या इंक्रीज आ रहा है, वो तुम लोग खुद लिख लो भाई कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। वो भी तुम्हें पता है कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है भाई। ये एक बात हो गई। अच्छा भाई बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो ये है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स। अच्छा बच्चों,
पहला फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ भाई बच्चों, मुझे कोई बता सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास लंदन फोर्स में क्या फर्क पड़ रहा होता है? अभी हमने ऊपर डिस्कस करा भाई, सब में डिस्कस करा हमने। हाँ भाई, लंदन फोर्सेस इंक्रीज होती हैं। वेरी गुड, ठीक है भाई। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम बढ़ाओगे, अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? लंदन फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है भाई, लंदन फोर्स विल आल्सो इंक्रीज, और लंदन फोर्स बढ़ाने की वजह से तुम्हारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ अब हमारे पास आता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों सपोज करो तुम्हारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, दो मॉलिक्यूल्स को हमें कंपेयर करना है और दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। दोनों के इत्तेफाक की बात ऐसा हुआ कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भाई? सेम हो गए। तो सर अब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि किस में लंदन फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी या किस में लंदन फोर्स वीकर होगी? एग्जामिनर तुमसे ऐसा सवाल करता है कि दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंपेयर करवाएगा, ठीक है भाई, और तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ किस में लंदन फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। तो तुम्हें पहला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें लंदन फोर्स ज़्यादा होगी, ये एक बात हो गई। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर होगा, फिर क्या करोगे? फिर तुम जाओगे दूसरे फैक्टर पे जो कि हमारा है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, अब गौर से देखना, मैं एग्जांपल देता हूं C4H10 ब्यूटेन। ठीक है भाई, ये देखो बच्चों, ब्यूटेन जो है हमारा, इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और इसका एक और आइसोमर अगर आपको याद हो तो वो कुछ ऐसा होता रहा। ठीक है भाई, हमारे पास ऐसा कोई आइसोमर हुआ करता था ब्यूटेन का। ये ब्यूटेन है, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी नाम को छोड़ दो, ठीक है, अभी नाम को डिस्कस नहीं कर रहे, मैंने नाम ऐसे लिख दिया क्योंकि नेमिंग तो तुम लोग अब इस साल जाके ना भाई, ओ लेवल में तो हमारे नेमिंग नहीं थी ना इतनी, कुछ थी लिमिटेड, लेकिन ए लेवल AS लेवल में जब तुम आओगे ना तो तुम नेमिंग पढ़ोगे बहुत, मतलब एक एडवांस लेवल पे आके ना नेमिंग करोगे तुम कंपाउंड्स की। तो अभी नेमिंग तो तुम लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया है ताकि पता चल जाए क्या चीज़ है। ठीक है भाई, अब बच्चों अगर मैं बात करूं ब्यूटेन के अंदर कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और तो 4 6 24, 24 प्लस 10 आपके पास कितना हो गया है भाई? 34। तो देखो बच्चों, हमारे पास इसमें 34 इलेक्ट्रॉन होंगे, और देखो ये भी आइसोमर है ना, तो हमारे पास 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन इसमें, तो इसमें भी हमारे पास क्या होंगे? 34 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि तुम्हारे पास दोनों जगहों पे क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन सेम हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन both have same number of electron। ठीक है भाई, दोनों के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सवाल पता है क्या है? ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन हैव सेम नंबर ऑफ, एक मिनट रुको, इसको मैं ब्लैक में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा भाई। सवाल हमसे बोला गया है कि आपका जो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन है दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट वाई?
melting point and boiling point of butane is higher than 2-methyl propane। यहाँ पर बच्चा घबरा जाता, यहाँ पर बच्चा कहता सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सेम नंबर ऑफ लंडन फोर्स भी तो होगी, सेम स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्स। मैंने कहा भाई बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारी बात तो लॉजिकल है कि भाई अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सेम नंबर ऑफ सेम स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्स होनी चाहिए थी। बच्चा कह रहा है सर फिर भी यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर है किससे, 2-मिथाइल प्रोपेन से, मतलब इस चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस चीज से ज्यादा है। तो मैं बता देता हूँ उसका रीजन। अब देखो बच्चों ब्यूटेन के ना मैं आपको बना के देता हूँ स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अच्छा ये स्ट्रक्चर आ गए, ठीक है। मैं बनाता हूँ इधर क्या नाम है, एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए ना मैं 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सब। ये आ गया। अच्छा थोड़ा सा इसको ऊपर से बनाएंगे, CH3 CH CH3 एंड देन CH3। अच्छा भाई ये हमारा हो गया फेयर कंपैरिजन। अब देखो इनके बीच में ना जो हमारे पास IMF होगी वो ऐसे प्रेजेंट होगी, लंडन फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, यहाँ पर क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है भाई। अब मैंने डायग्राम बनाई है, डायग्राम से देखकर कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास जो ब्यूटेन है, ये जो मैंने ब्लैक से स्क्वायर बनाया है इसके अराउंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर क्यों है 2-मिथाइल प्रोपेन से? कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? चलो ट्राई करो, कोशिश करो कि सर ऐसा इसलिए हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर तुम्हें अगर सही आंसर हुआ तो भाई बड़ी अच्छी बात हुई। हाँ भाई बताओ किसी के पास। हाँ आयान बोलो बोलो, कोई टेंशन नहीं है। सर बिकॉज ये वाले उसमें है, इट इज ए लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस? शायद। अच्छा लैटिस मैं बता देता हूँ, लैटिस होती क्या चीज़ है। लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। याद रखो अयान, दुनिया में जितने सॉलिड्स है ना उनका लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दुनिया में जितने सॉलिड्स हैं उनका लैटिस स्ट्रक्चर होगा। तुम्हें पढ़ाया गया होगा आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर सो दे हैव लैटिस स्ट्रक्चर। और उसके बाद शायद तुम्हें ये बात पता हो नहीं पता हो। हाँ भाई और कोई बाकी भाई अक्सा उरूज वगैरह बच्चों क्या कहते हो? सर स्पेसेस ज्यादा है इसमें, किसमें ज्यादा है? सेकंड वाले में 2-मिथाइल। ओके 2-मिथाइल प्रोपेन में स्पेसेस ज्यादा है, ठीक है भाई। अक्सा क्या कहती है? सर क्योंकि वो ना जो मिथाइल ब्यूटेन है उसमें बहुत सारे ऑर्डरली अरेंज हैं इसलिए। ऑर्डरली अरेंज है, ओके ठीक है भाई। अच्छा भाई वेरी गुड। अब इधर देखो भाई, रूज का आंसर मतलब बिल्कुल ऐसा था, थोड़ा करीब करीब के करीब क्या, तकरीबन सही था। रूज वेरी गुड भाई। इधर देखो क्या हमारे पास, तुम लोग देख सकते हो कि जो ब्यूटेन है, मैं नीचे लिख देता हूँ ब्यूटेन कौन सा है, ये रहा भाई ब्यूटेन। ये हमारे पास ब्यूटेन है बच्चों, और ये हमारे पास है 2-मिथाइल प्रोपेन। बच्चों अगर तुम चेक करो तो ब्यूटेन के बीच में ना स्पेसेस इतनी नहीं है। ब्यूटेन के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में स्पेसेस इतनी नहीं है। लेकिन अगर तुम आते हो ना किस पे, तुम आते हो 2-मिथाइल प्रोपेन पे, तो देखो 2-मिथाइल प्रोपेन के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसेस कितनी है? बहुत सारी है ना। क्या है भाई? बहुत सारी हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं थिन मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग, अच्छा एक मिनट बच्चों, इसको मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल।
ठीक है भाई। और इसको मैं बोल सकता हूँ 2 मिथाइल प्रोपेन को लार्ज फैट मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। तो अब देखो जो थिन मॉलिक्यूल होता है ना तुम्हारा बच्चों, उसके बीच में या उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं भाई, करीब करीब होते हैं बच्चों। जब वो करीब करीब होंगे तो होगा क्या, उनकी जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी भाई, स्ट्रॉन्गर होंगी। मतलब जो जितना करीब होता है बच्चों उसकी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती है ना। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल जो ब्यूटेन है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत करीब करीब हैं, उनके बीच में इतनी स्पेसेस नहीं है, तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं भाई, मतलब इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि करीब करीब हैं तो आईएमएफ स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं आ जाऊँ 2 मिथाइल प्रोपेन पे, 2 मिथाइल प्रोपेन में क्या है भाई, एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से उसमें स्पेसेस ज़्यादा हैं, और जब स्पेसेस ज़्यादा हैं तो उसमें जो हमारे पास लंदन फोर्स है वो क्या हो गई है भाई, वीकर हो गई है। तो ये इसका रीज़न है भाई। तो हमारे पास ये देखो कि इसमें मैं आंसर लिख देता हूँ कि लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पर कौन सा है, ब्यूटेन, कैन लाई क्लोज टुगेदर, therefore London forces becomes stronger। ठीक है भाई। तो जो जितना करीब होगा उसकी फोर्सेस उतनी ही क्या होंगी भाई, स्ट्रॉन्गर होंगी। इसके साथ साथ fat large molecules, fat and large molecules have spaces between them or gaps between them, so they have weaker London force। ठीक है भाई। That's why butane have high melting point and boiling point than 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है भाई बच्चों, ये हमारा क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया है। ठीक है भाई। आई होप बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ तक तो बच्चों हमारे पास जो है लंदन फोर्स, या जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते थे, वो क्या होता है भाई, खत्म होता है। अब हम सेकंड आईएमएफ की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसको मैं कहता हूँ परमानेंट डाइपोल। ठीक है भाई। सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, परमानेंट डाइपोल। अच्छा बच्चों, हम लोग ने क्या देखा कि हमारे पास जो लंदन फोर्स थी वो पोलर नॉन पोलर दोनों में होगी, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर दोनों में क्या होता है भाई, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो वो आपके पास दोनों में पाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं परमानेंट डाइपोल फोर्स, जो कि एक आईएमएफ है, बस ये छोटा सा टॉपिक है, परमानेंट डाइपोल तो बहुत छोटा सा। ठीक है भाई। तो सर ये भी दोनों में होगी क्या, बच्चा सवाल करता है। मैंने कहा नहीं भाई, परमानेंट डाइपोल, अब डाइपोल तो अभी चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें पहले एक मैं नोट लिख देता हूँ कि दिस आईएमएफ इज प्रेजेंट in
पोलर मॉलिक्यूल ओनली। ठीक है भाई, पोलर मॉलिक्यूल में ही होगी सिर्फ और सिर्फ। अब जैसे कि बच्चों देखो तुम्हारे पास HCl क्या है भाई, पोलर है ना, तो ये स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, और दूसरा HCl ऐसा होगा, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसने क्या करा है भाई, डायपोल्स बनाए हुए ना यहाँ पर, HCl में डायपोल्स बनाए हुए। तो देखो तुम्हारे पास होगा क्या कि ये जो डायपोल्स बने हुए ये परमानेंट डायपोल्स हैं। इसके अंदर होगा क्या तुम्हारे पास, इन दोनों के बीच में ये जो IMF मैंने बनाई है, इन दोनों के बीच में ये जो मैंने IMF बनाई है, ये किसकी वजह से बनी है, डायपोल्स की वजह से बनी है ना, परमानेंट डायपोल्स की वजह से। तो इसको मैं, इस IMF को मैं बोलता हूँ परमानेंट डायपोल फोर्स। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको मैं, परमानेंट डायपोल फोर्स। ठीक है भाई, और इसके बाद तुम्हें ये पता है कि हमारे पास जो HCl है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ सॉरी पोलर क्यों है, वाई HCl इज पोलर। तो भाई मैंने तो, हम लोग जब बच्चों पोलैरिटी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई कोई भी चीज पोलर क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, HCl जब भी हमारे पास क्या है भाई, पोलर है। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये देख लो CH3COO एंड CH3, और ये देखो यार ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है बच्चों। अब मुझे ये देखना है कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है। हाँ भाई, ये वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चों हमारे पास, ये जो होगा ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास क्या होंगे, नॉन पोलर होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखो यहाँ पर ये पोल्स बन गए हैं और डायपोल्स बन गए, और इन डायपोल्स के बीच में तुम्हारे पास क्या है भाई, IMF है। इस IMF को मैं क्या बोलता हूँ भाई, इस IMF को मैं बोलूंगा परमानेंट डायपोल फोर्स, जो तुम्हारे पास डायपोल की वजह से बन रहे हैं। ठीक है भाई, इसको मैं क्या बोलूंगा, परमानेंट डायपोल फोर्स। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तुम्हें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक डेटिव बॉन्ड होगा, उसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। तो देखो ऑक्सीजन जो होता है तुम्हारे पास वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो तुम्हारे पास जो फोर्स बनी है ये वाली, इसको मैं क्या कहता हूँ भाई, इस IMF को मैं क्या बोलूंगा, परमानेंट डायपोल फोर्स, PDF लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, अब बच्चों अगर मैं आगे चलूँ तो कुछ एग्जांपल्स मुझे करानी है आपको। एक टेबल बनाते हैं भाई, ये टेबल आपको बड़ी मदद करेगा भाई। अब देखो कि तुम्हारे पास ये नाइट्रोजन है, ठीक है भाई, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास पोलर या नॉन पोलर, हमें ये भी बताना है कि भाई पोलर है या नॉन पोलर है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसके अंदर IMF कौन सी प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ हमें ये बताना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई और किसका लो होगा। ठीक है भाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा और किसका लो होगा भाई, ये टेबल हमें बनाना है। ये टेबल आपको बड़ी मदद करेगा बच्चों, देखना अभी देखना।
सबसे पहले हमारे पास बच्चों नाइट्रोजन, ठीक है भाई, नाइट्रोजन हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करता है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है हमारे पास डायटोमिक स्टेट में, ठीक है भाई। तो नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। और अब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन में कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। ऑक्सीजन में हमारे पास कितने होते हैं? 8। तो 6 + 8 हमारे पास 14 होगा। अब यहाँ पर आ गया भाई मसला, अब यहाँ पर आ गया मसला कि ये दोनों के पास क्या है भाई? दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। अच्छा, इनका भी बच्चों एक अच्छा सा भी नाम होता है। वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, उनको एक नाम दे देते हैं हम। इनको हम दोनों को कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कह सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब क्या है कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि जो नाइट्रोजन है वो पोलर है या नॉन पोलर है। हाँ भाई, आप लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। हाँ भाई, नाइट्रोजन जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है? हाँ भाई, किसी को भी नहीं पता? देखो भाई, हमारे पास दोनों साइड पे सेम मॉलिक्यूल है ना, तो बच्चों ये पोलर कैसे हो सकता है? ये नॉन पोलर ही होगा ना, ठीक है। हमारे पास दोनों साइड पे क्या है? सेम मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन कहलाएगा नॉन पोलर बच्चों, ठीक है भाई। नाइट्रोजन इज नॉन पोलर। और इसके साथ साथ हमारे पास देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसमें देखो डायपोल्स बन गए हमारे पास। तो इसका नाम क्या हो गया भाई? ये तो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है भाई। ये कौन सा हो गया हमारे पास? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। इसके साथ साथ अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन के अंदर आईएमएफ कौन सी होगी? क्या इसमें परमानेंट डायपोल्स बन रहे हैं नाइट्रोजन में? डायपोल्स तो है ही नहीं ना इसमें, नाइट्रोजन में तो डायपोल्स है ही नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है भाई। तो लंदन फोर्स होगी। वेरी गुड। इसमें हमारे पास जो होगी लंदन फोर्स होगी, या इसको हम आईडी फोर्स भी कह सकते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कौन सी फोर्स होगी? परमानेंट डाइपोल फोर्स। अच्छा, ये बताओ कि लंदन होगी उसके अंदर या नहीं होगी? हाँ भाई, सवाल सारा ये है कि इसके अंदर लंदन होगी या नहीं होगी। लंदन होगी। क्यों? तो क्योंकि वो दोनों में होती है ना लंदन, तो पोलर में भी और नॉन पोलर में भी। वेरी गुड। इसका जवाब वैसे ये भी है, और इसका जवाब एक और भी है। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, तो लंदन फोर्स तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी तो होती है। तो इसमें बच्चों हमारे पास लंदन फोर्स भी होगी, और इसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर परमानेंट डायपोल भी होगी। इसके बाद मुझे बताओ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होगा? और लो किसका होगा? हाँ भाई, अब बच्चों इधर देखो कि तुम्हारे पास जो नाइट्रोजन है उसके अंदर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आईएमएफ है, ठीक है। और तुम्हारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें 2 आईएमएफ है। 2 आईएमएफ को तोड़ना मुश्किल है या एक आईएमएफ को? ऑब्वियसली 2 को तोड़ना मुश्किल है। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का। और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा, ठीक है भाई। आगे बस एक और टेबल बना रहा हूँ बच्चों, वो आप लोग होमवर्क में कर लेना। ये देखो, फ्लोरीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलर, नॉन पोलर, आईएमएफ के बारे में बताना है। फिर हमें बताना है कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हाई और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है भाई। ये वाला टेबल जो है बच्चों, ये हर हाल में कंप्लीट करना है आप लोगों को होमवर्क। आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी।
ठीक है भाई, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक है। और बच्चों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गई है, फिर हम आयोनिक और मेटेलिक पे चलेंगे। ठीक है, और अच्छा एक डिस्कशन करनी है, रुकना।